नमस्कार प्यारे बच्चों। सदैव हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी नई अनूठी अलग पहचान बनाते रहिए। ईश्वर से आप सबके लिए इसी प्रार्थना के साथ मैं डॉक्टर नीलू शर्मा आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। आज हम बात कर रहे हैं महादेवी वर्मा के संस्मरण मेरा परिवार से चयनित पाठ गिल्लू के बारे में। इस पाठ में लेखिका द्वारा पशु पक्षियों की क्रियाओं का सूक्ष्म अवलोकन किया गया है। साथ ही साथ यह बताया गया है कि इन्हें स्वतंत्र व मुक्त रखकर, अपनाकर तथा आत्मीयता देकर ही हम उनका स्वाभाविक विकास करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। पशु पक्षी प्रकृति और हमारे समाज का अभिन्न अंग होते हैं, हमारे सहयोगी होते हैं और उनके प्रति हम सबके कुछ कर्तव्य हैं। इनका पालन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। पशु पक्षियों को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाकर आहत, निरीह, मूक पशु पक्षियों की सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा की। तो उनका जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ही उनका निधन हो गया। इंदौर मिशन स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। सन 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए पास किया। उपन्यासकार, कवित्री और लघु कथा लेखिका के रूप में महादेवी वर्मा का हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित स्थान है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं उनके रेखा चित्र हैं। संस्मरण के अंतर्गत पद के साथ ही मेरा परिवार और संस्मरण आते हैं। निबंध संग्रह की बात करें तो श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध, ये उनके निबंध संग्रह हैं। आपको सन 1956 में पद्म भूषण, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1988 में पद्म विभूषण से आपको सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं संस्मरण की। स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति विशेष पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाते हैं। संस्मरण को साहित्यिक निबंध की एक प्रवृत्ति भी माना जा सकता है। ऐसी रचनाओं को संस्मरणात्मक निबंध कहा जाता है। संस्मरण लेखक का दृष्टिकोण बन जाता है। लेखक जो स्वयं देखता है और जो अनुभव करता है उसी का चित्रण इसके अंतर्गत करता है। लेखक की स्वयं की अनुभूतियों, संवेदनाओं को संस्मरण में समाहित किया जाता है, वही इसके अंतर्गत अंतर्निहित जो है रहती हैं। प्रस्तुत कहानी के 5 चरण हैं। प्रथम चरण में गिल्लू व लेखिका की प्रथम मुलाकात होती है। दूसरे चरण में गिल्लू व लेखिका के बीच संबंधों की घनिष्ठता बढ़ती है, आत्मीयता बढ़ती है। तृतीय चरण में गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत का आगमन दिखाया गया है। चौथे चरण में गिल्लू सभी प्राणियों में अपवाद के रूप में सामने आता है और 5वें चरण में संवेदनशील गिल्लू के जीवन का अंतकाल दर्शाया गया है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर लेखिका ने देखा कि 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। तो वह आगे बढ़ के देखती है कि आखिर गमले के पास ऐसा क्या है जो कौवे वहाँ पर एकत्रित हैं। तो वह पाती है कि वहाँ पर एक गिलहरी का बच्चा है जिसको कौवे जो हैं चोंचे मार रहे हैं। उस गिलहरी के बच्चे को उठाती है और उसे बहुत ही खून से भरा हुआ लथपथ हालत में पाती है। सब उसे कहते हैं कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद अब वह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु लेखिका का मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले गई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसने उसके नन्हे से मुंह में लगाई, परंतु मुंह खुल ना सका और जो दूध की बूंदें थी वो दोनों ओर, उसके मुंह के दोनों ओर जो थी वो ढुलक गई।
जो दूध है उसके मुंह के अंदर नहीं जा सका क्योंकि वह होश में नहीं था। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया कि उसने लेखिका की उंगली को अपने दोनों पैरों के पंजों से पकड़ लिया और नीले कांच मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके सिनक रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें जो थी वो सबको विस्मित करती थी, हैरान करती थी, अपनी तरफ आकर्षित करती थी। उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य भी होता था। लेखिका ने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लो का घर रहा। जब वह लिखने बैठती तब वह लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके सिरहाने बैठ जाता और कोई ना कोई उपाय खोजता ताकि लेखिका उसकी तरफ आकर्षित हो, उसकी तरफ ध्यान दे। वह लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से नीचे उतर आता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक वह उसे पकड़ने के लिए उठ नहीं जाती। गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगर 2 जो उसके पंजे थे और उसका जो सिर था उसके अतिरिक्त बाकी उसका सारा शरीर उसी लिफाफे में बंद रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह उसे सूचना देता कि उसे काजू और बिस्किट मिल जाने चाहिए क्योंकि वह भूखा है। गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आता है। नीम चमेली की गंध कमरे में धीरे धीरे आने लगती है। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास चिक चिक करके न जाने उसको क्या कहती हैं। गिल्लू उनके प्रति आकर्षित होता है और जाली के पास बैठकर अपने पन से उन्हें जो है बाहर झांकते हुए देखता है। लेखिका गिल्लू का यह सब कुछ प्रदर्शन जो है वो देखती है और उसे महसूस होता है कि गिल्लू अकेलापन महसूस कर रहा है। लेखिका कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल देती है और इस मार्ग से गिल्लू जो है वो जाली के कोने से बाहर जा सकता था। लेखिका को ऐसा लगा जैसे मानो गिल्लू ने मुक्ति की सांस ली है। पर घर में क्योंकि लेखिका के पास और भी बहुत सारे जानवर थे, कुत्ते बिल्लियाँ थे, उनसे लेखिका के लिए गिल्लू को बचाना भी एक समस्या थी। अब वह क्या करती है कि जब लेखिका ने जो जाली का कोना खोला हुआ था तो गिल्लू उस कोने से कभी बाहर जाता, कभी अंदर आता, तो अपनी इच्छा से वह अपने संगी साथियों के पास बैठता और मानो उनका एक नेता बनकर कभी डाल पर उछलता कूदता, फिर खिड़की से भीतर अपने उस झूले में आके बैठ जाता जो लेखिका ने फूल की डलिया के रूप में उसके लिए बनाया था। लेखिका को चौंकाने के लिए वह कभी कोई हरकत करता, कभी कुछ हरकत करता, कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। लेखिका के लिए ये जो गिल्लू था वह एक अपवाद था क्योंकि और भी बहुत सारे जानवर थे, पक्षु थे, पक्षी थे। कोई भी ऐसा संबंध लेखिका के साथ नहीं बना पाया जैसा कि गिल्लू ने बनाया था। लेखिका के कमरे में खिड़की के निकलकर आंगन की दीवार के बरामदे के पास जाके कभी वह मेज़ के पास बैठ जाता, जहाँ लेखिका खाती थी वहाँ बैठ जाता। लेखिका ने बड़ी मुश्किल से उसको अपने साथ बैठकर खाना जो है खाना सिखाया। एक बार क्या होता है कि लेखिका जो है मोटर दुर्घटना में आहत हो जाती है और कुछ दिन उसे अस्पताल में रहना पड़ता है। उन दिनों जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है तो गिल्लू अपने गले से उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसको प्यार दुलार करता है और फिर उसी तेज़ी से जाकर अपनी जो डलिया उसने बनाई थी, घोंसला कह सकते हैं या उसने झूला या उसके रहने की जगह बनाई थी, वहाँ जाकर वो बैठ जाता। जब लेखिका अस्वस्थ थी तब वह गिल्लू उसके तकिए के सिराने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके सिर के बालों को धीरे धीरे सहलाता, तो ऐसा लगता था कि मानो कि वह उसकी परिचारिका हो। गर्मियों में जब वह दोपहर में काम करती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना झूले में बैठता। उसने लेखिका के निकट रहने का स्थान और गर्मी से बचने का मानो एक उपाय खोज लिया था। वह उसके पास रखी एक सुराही में लेट जाता। इस प्रकार वह लेखिका के समीप भी रहता और उसे ठंडक भी महसूस होती। गिलहरियों का जीवन जो होता है वह केवल 2 वर्ष का होता है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत जो है वो नज़दीक आ रहा था।
उसी दिन उसने ना कुछ खाया, ना कुछ हरकत की, ना वह खेला। वह उसी झूले में आराम से जो है बैठा रहा। पंजे इतने उसके ठंडे हो चुके थे कि लेखिका ने जाकर उसके लिए हीटर जलाया, उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ वह किसी और जीवन में जागने के लिए मानो हमेशा के लिए सो गया। लेखिका ने उसका झूला उतार कर रख दिया, खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के पास आकर चिक चिक करती रहती रही। सोनजूही पर बसंत आता ही रहा। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लों की समाधि दी गई, इसलिए कि वह उसे बहुत अधिक प्रिय थी। जो लता थी सोनजूही की, उसी के नीचे उसको दबाया गया। अब ये जो पाठ है गिल्लू, इसके माध्यम से हमारे संबंध पशु पक्षियों के साथ कैसे होने चाहिए, प्रकृति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उसको संपूर्णता के साथ लेखिका ने यहाँ दर्शाया है। अब घायल गिलहरी के बच्चे के उपचार से लेके उसके साथ उसका आत्मीयता का, घनिष्ठता का जो संबंध बना, लेखिका ने हमें यह सीख दी है कि प्रकृति के साथ हमारा ऐसा ही संबंध जो है वो होना चाहिए। आशा करती हूँ आपको विषय समझ में आया होगा। अगले विषय के साथ जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए।